हेलो बॉयज़, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के कुछ प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। ये है प्रश्न नंबर 6। क्या है? प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तथा रेखा x इज इक्वल टू √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन तीन के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल। एक तो ये वृत्त है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दूसरी ये रेखा है x बराबर √3y और तीसरा है x अक्ष। और प्रथम चतुर्थांश में, केवल प्रथम चतुर्थांश में इनके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है मैंने कि वृत्त का, ये तो सबसे पहले मैंने वृत्त का समीकरण लिखा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा है, क्योंकि वृत्त का जो वो होता है समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, और a उसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या आपकी 2 होगी। आपकी रेखा का समीकरण है आपका x बराबर √3y। यहाँ पर जो है मैंने इसका ये बना रखा है, चित्र बना रखा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये वृत्त, ये ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है और त्रिज्या 2 होती है। तो 2 इकाई त्रिज्या का मैंने एक वृत्त आपका बना रखा है। ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया आपका ये। अब क्या करना है देख लीजिए, ये वृत्त मैंने बना दिया। अब दूसरी एक ये रेखा है। रेखा कैसे खींचते हैं? पिछला एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। ये है x बराबर √3y। इसमें कोई भी अचर पद नहीं है। अचर पद नहीं है। अचर पद कैसा होता है? जैसे माना अगर रेखा का समीकरण इस प्रकार से हो आपका कि आपका ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये अचर पद। तो इसमें कोई भी अचर पद नहीं है, और जिसमें कोई अचर पद नहीं होता है वो रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा दिखा दी। ये कौन सी रेखा है? x बराबर √3y। अब देख लीजिए, अब क्या करना है। यहाँ पर देखिए, ये वृत्त और ये रेखा, ये एक दूसरे को B पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो B से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, वो है आपका BC एक लंब डाला। तो देख लीजिए, यहाँ पर किसके द्वारा? वृत्त के द्वारा, इस रेखा के द्वारा और x अक्ष के द्वारा, प्रथम इन तीनों के अंतर्गत, और वो भी प्रथम चतुर्थांश में। ये है प्रथम चतुर्थांश में। तो इनके द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो ये वाला क्षेत्रफल है, O A B और O, ये वाला क्षेत्रफल है। अब ये देखिए, यहाँ जब हमने यहाँ से B से इस पर लंब डाला तो इसके दो हिस्से देख लीजिए। एक मैंने आपके लिए एक बड़ा चित्र भी बना रखा है यहाँ पर, O A B O। इसमें देखिए जब लंब डाला तो इसमें आपका दो भाग हो गए। एक भाग तो ये हो गया ये त्रिभुज, और दूसरा ये वाला भाग हो गया। तो अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो इन दो क्षेत्रफलों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी OCBO धन CABC। अब देखिए, किसी भी क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? सूत्र मैंने कहा था, ये क्योंकि ये y अक्ष पर लंब x अक्ष पर लंब डाल रखा है, तो ये क्षेत्रफल होता है y dx। इसका क्षेत्रफल भी y dx और इसका क्षेत्रफल भी y dx। अब देख लीजिए, ये जो पहला त्रिभुज बन रखा है ये OB के अंतर्गत है। ये क्षेत्रफल, ये जो पहला है OCBA, ये OB द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। देख लीजिए, यहाँ से ये लंब डाल रखा हमने। तो ये यहाँ पर ये और जो ये दाहिनी तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला क्षेत्र, जो आपका ये दिखाई दे रहा है CABC, ये वाला क्षेत्रफल है। ये इस वक्र के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ये जो वक्र है, इस वक्र के द्वारा, देखो वक्र का एक सिर से लंब डाल का, दूसरा सिर स्वतः ही x अक्ष पर है। इस वक्र के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, और ये वक्र क्या है? आपका वृत्त है।
ये वक्र क्या है आपका वृत्त। यानी कुल मिला के ये जो पहला ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ये इसके द्वारा रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, और ये जो दाहिनी तरफ दूसरा है ये आपका जो है वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर जो है जैसे बी बिंदु था, तो यहाँ पर चूंकि इसकी हमको जो है लिमिट की जरूरत पड़ती है, इसमें जो है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको बी के निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। बी क्या है आपका वृत्त और रेखा का क्या है प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमने क्या किया यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि इन दोनों को हल किया, 1 और 2 को हल कैसे किया कि 2 से x का मान जो है हमने x बराबर √3y किस में रखा, आपने 1 में रखा। तो 1 में रखने पर क्या हुआ आपका देख लीजिए, ये देखिए x स्क्वायर माने √3y स्क्वायर, √3y रख दिया उसकी जगह पे, और प्लस y स्क्वायर बराबर आपका 4 हो गया। तो ये देखो √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना हो गया, ये 4y स्क्वायर बराबर 4, तो y स्क्वायर बराबर 1 हो गया, इंप्लाइज दैट y बराबर 1 हो गया। y बराबर क्या हो गया आपका 1। हमने जो है +-1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ये हमको बताना था, तो y बराबर 1, तो ये एक तो y बराबर, अगर y बराबर 1 हो गया तो x बराबर क्या हो गया आपका √3 × 1 यानी √3। तो आपका जो ये देखो जब हमने इन दोनों को हल किया तो वो इन दोनों के वृत्त और रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसके निर्देशांक है, तो उसके निर्देशांक क्या हो गए √3 और 1। देखो x √3 हो गया और y 1 हो गया, तो b के निर्देशांक मैंने यहाँ पर लिख दिया, अतः b के निर्देशांक हो गया √3 1। और जब b के निर्देशांक √3 1 है तो c लंब है, देख लीजिए √3 1 का मतलब क्या हुआ, OC तो √3 है और CB कितना है आपका 1 है, OC √3 और CB कितना है आपका 1 है। तो इस प्रकार से जो है C के निर्देशांक कितने होंगे, OC जो है √3 हो गया, और इस C बिंदु पर जो है Y निर्देशांक 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो है आपका x अक्ष पर है, तो C के निर्देशांक होंगे √3 0, आपका C का निर्देशांक हो गया आपका। देख लीजिए, तो ये तो आपका जो है C का ये C के निर्देशांक आपको ये मिल गए। तो अब देख लीजिए, अब हमने जो है इसलिए क्या निकालना है, इसके जो है एरिया निकालना है। एरिया OABO ये बराबर हो जाएगा, और ये एरिया जैसे मैंने अभी बताया आपका एरिया OABO बराबर एरिया OCBA, यानी ये त्रिभुज धन एरिया CABC यानी ये इन दोनों एरिया को जोड़कर ये टोटल एरिया यही निकालना है। मैंने अभी बताया भी आपको कौन कौन से, वृत्त द्वारा, रेखा द्वारा और x अक्ष द्वारा प्रथम चतुर्थांश में ये और ये दोनों क्षेत्र मिलके है। तो देख लीजिए बराबर, पहले आप इसको कैसे निकालेंगे, OCBO, इसमें क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो YDX होगा। देखो YDX और YDX भी देखो, इसका भी क्योंकि ये भी जो है x अक्ष पर है और ये भी x अक्ष पर है, तो इसका भी YDX होगा और इसका भी YDX होगा। लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। देखो मैंने अभी बताया कि ये जो पहले वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज है, ये रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, और ये दूसरा वाला जो है ये इस वक्र यानी वृत्त के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका, यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों के योग के बराबर लिखा, बराबर इंटीग्रेशन 0 to √3 YDX। YDX मानी देख लीजिए ये x अक्ष पर जो ये क्षेत्रफल है, इसको चाहे इसको भी YDX लिखेंगे, इसको भी YDX लिखेंगे, सिर्फ इनकी लिमिट में फर्क है। देखो ये पहले वाले के लिए 0 to √3 है और दूसरे के लिए है √3 to 3। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है, बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 to √3 YDX, और क्योंकि दोनों YDX ही लिखे हुए हैं तो इसमें लिख दिया मैंने रेखा। ये किसके लिए है, ये y जो है रेखा के लिए है, और दूसरा है √3 प्लस √3 to 2 YDX, ये वृत्त के लिए है। देखो ये रेखा के लिए है YDX
तो इसकी लिमिट होगी 0 टू √3, और इसके लिए जो है वाई डी एक्स ये आपका वृत्त के लिए है आपका, और इसकी लिमिट होगी √3 टू 2। ये देखो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ये आपका 2 है, इसमें लिखा भी है मैंने यहाँ पर। तो ये हो गया आपका बराबर जो है ये अब ये रेखा और वृत्त लिखने से क्या फायदा हुआ देख लीजिए, बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 3 √3 वाई डी एक्स वृत्त। यहाँ पर y का मान जो है रेखा से लिखना है, और रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर √3y है, तो y बराबर हो जाएगा x बटे √3। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने x बटे, देखिए तो ये y मान कहाँ से लिखा मैंने, रेखा से लिखा, प्लस इंटीग्रेशन 0 √3 टू 2y। अब देखो यहाँ पर y वृत्त dx वृत्त लिखा, तो यहाँ पर y का मान आपको वृत्त के समीकरण से लिखना है, और वृत्त के समीकरण से क्या होगा, ये देखो ये है यहाँ पर वृत्त का समीकरण, तो y बराबर हो जाएगा, पहले ये x² राइट साइड आ जाएगा, तो 2² - x² हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका √ हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये यहाँ पर लिखा मैंने 2² - x² dx। अब इनका इंटीग्रेशन ही करना है, तो देख लीजिए बराबर हो गया ये 1/√3 हमने बाहर रख दिया, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और लिमिट है 0 टू √3, प्लस देखिए ये है आपका दूसरे वाले का, ये है इंटीग्रेशन 0 टू ये √a² - x², √a² - x² से होता है, और √a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है, ये सूत्र होता है। सूत्र यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए इंटीग्रेशन ये आपका जो है √a² - x² dx बराबर होता है x/2 x, ये होता है आपका x/2 √x a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है इसका। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर ये पहले भी क्योंकि पिछले वीडियो क्लिप में भी आ चुका है, यहाँ पर देखिए x की जगह पे x है, a की जगह पे 2 है, तो x/2 √a² - x² यही है आपका, प्लस a²/2 a का मान है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/2, और लिमिट हो गया √3 टू 2 होगी इसकी। तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर 1/√3 हो गया ये। देखो यहाँ पर हमने पहले क्या करना, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले आपको राइट लिमिट लेनी पड़ेगी फिर लेफ्ट, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो गया और बटे 2 और ऋण, देखो अब लोअर लिमिट लेनी थी, तो लोअर लिमिट है आपकी 0, और x की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा आपका, इसलिए हमने लोअर रखने की आवश्यकता नहीं समझी। तो ये होगा 1/√3 और यहाँ पर हो गया √3² हो गया, प्लस यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए पहले 2 रखनी है अपर लिमिट, इसमें 2 रखेंगे तो देख लीजिए ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्यों, जब यहाँ पर 2² - x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2² - 2² हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। प्लस यहाँ पर लिखा मैंने 2² यानी 4/2 मानी ये 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका x/2 मानी 2/2। तो देख लीजिए अपर लिमिट हमने ले ली है, अपर लिमिट 2 ली, तो इसको इसलिए नहीं लिखा, ये 0 हो रहा था और इसमें मैंने x की जगह पे 2 रख दिया, तो 2/2 माइनस, बीच में माइनस आता है। अब √3 रखना है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या क्या देखिए मैंने x की जगह पे √3/2 रखा, यहाँ पर 2² - √3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये 2 ये 4/2 है तो इसको 2 लिखा, और साइन इनवर्स √3/2। तो देख लीजिए ये आपका अपर लिमिट लेने से हुआ और ये लोअर लिमिट है, इसलिए हमने इसको क्या करा एक मंझले कोष्ठ में रखा हुआ है, तो बराबर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर बटे √3, तो ये हो गया आपका √3 एक कट गया तो √3/2 हो गया, ये √3/2 हो गया। अब प्लस ये देखिए ये 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, और माइनस
देख लीजिए इस ये क्या हो गया आपका √3/2, √3/2 ये 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर जो है 3 हो गया, तो 4 में से 3 गया 1, और 1 का वर्गमूल क्या लिख दिया हमने 1 -2। देखो ये साइन इनवर्स पाई/√3/2, √3/2 60 अंश का मान होता है, 60 अंश मानी π/3, तो 2 × π/3, तो बराबर हमने लिखा देखो 2, ये आपका देखिए ये √3/2 और ये -√3/2 ये कैंसिल हो गया, ये लिखा मैंने 2 साइन इनवर्स 1, साइन के किस कोण का मान 1 होता है 90, 90 मानी π/2, तो 2 π/2 हो गया, और माइनस ये हो गया आपका 2 π/3। तो जब हमने इसको हल किया आपका, तो ये 2 कैंसिल हुआ, पाई -2 π/3, तो बराबर हो गया आपका π/3 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल जो है, इन दो का क्षेत्रफल, दोनों को y dx, दोनों ही y अक्ष पर है, दोनों पे लंब y अक्ष पे ही डाल रखा है, सॉरी x अक्ष पे डाल रखा है। और मैंने पहले बताया था कि x अक्ष पर जब आप देखते हैं तो इसको y dx लिखना है, तो इसको भी y dx, इसको भी y dx, दोनों को अलग अलग करने के लिए हमने ब्रैकेट में लिखा कि ये वाला क्षेत्र रेखा के द्वारा और ये वाला क्षेत्र किसके द्वारा घेरा गया है, आपका वृत्त के द्वारा घेरा गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। एक और प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा वो है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है वक्र x² = 4y तथा रेखा x = 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह करेंगे। सिर्फ आपको देख लीजिए, पिछले एक वीडियो क्लिप में मैंने एक प्रश्न बताया था, ये x² = 4y है, ये x² = 4y, ये जो है वैसे ये एक ऐसा परवलय होता है जो धन y अक्ष पर सममित होता है। ऐसे वैसे सामान्यतः जो है परवलय का जो सूत्र होता है वो होता है आपका y² = 4ax। तो ये ऐसा परवलय है जो x अक्ष पर क्या होता है, सममित होता है। x अक्ष पर सममित का मतलब इस प्रकार से, अगर माइनस होगा तो इधर हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा है आपका ये जो आपका परवलय का सूत्र है x² = 4ay, ये ऐसा परवलय होता है जो आपका धन y अक्ष पर जो है आपका ये आपका जो है y अक्ष पर क्या होता है, सममित होता है। तो हमने इसको यहाँ पर जो है खींच रखा है, देख लीजिए ये आपका परवलय खींच दिया हमने, आपका ये x² = 4y, और दूसरी ये रेखा है भाई, रेखा क्या है आपका x = 4y - 2। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया वक्र का समीकरण, लिख दिया आपका x² = 4y, इसको 1 लिख दिया आपका, और ये भी लिख दिया कि यह धन y अक्ष पर सममित एक परवलय है, और इसका याद रखिए, इसका जो शीर्ष होता है, देखिए यहाँ पर ये शीर्ष, ये मूल बिंदु होता है, 0 0 होता है। जो y² = 4ax है या x² = 4ay है, उन सब के शीर्ष जो है, शीर्ष ये है, यहाँ पर मूल बिंदु है। और दूसरी कहा रेखा का समीकरण आपका ये हो गया 0, रेखा का समीकरण हो गया x = 4y - 2, ये आपको दे रखा है। अब देख लीजिए यहाँ पर, देखो पिछले सवाल में उसमें ये अचर पद नहीं था, तो मैंने कहा था कि ये रेखा जो है कहाँ से जाने वाली है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली है, लेकिन इसमें अचर पद भी है, ये -2 अचर पद है, तो ये मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगी। तो तब क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये ऐसी स्थिति में जो है ये परवलय और ये रेखा एक दूसरे को जो है 2 बिंदुओं पर काटेगी, इस प्रकार से जाएगी ये। इस प्रकार से कैसे पता चला कि इस प्रकार से यहाँ से गई, तो हमने क्या किया, इन दोनों को हल किया, 1 तथा 2 को हल करने पर कैसे हल किया हमने कि 2 से x का मान जो है ये 1 में रखा, तो x की जगह पे रखा हमने 4y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, = आपका हो जाएगा ये कितना, 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने a - b होल स्क्वायर का सूत्र लगाया, तो बराबर a², इसका स्क्वायर हो गया, -2ab, 2 चौको 8 दूनी 16y हो गया आपका, और प्लस b² माने आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये 4y है, इसको भी मैं लेफ्ट में ले गया बाईं तरफ, तो -4y = 0 हो गया।
और ये देख लीजिए ये हो गया आपका 16y²। ये देख लीजिए -16y और -4y -20y हो गया, +4 = 0। सब में 4 का भाग जा रहा है तो आपका 4y² -5y + 1 = 0। ये एक द्विघातीय त्रिपद है, इसके गुणनखंड हो गए y - 1 और 4y - 1 = 0 हो गया। अगर इसको 0 लेते हैं तो y = 1 हो गया, और अगर इसको 0 लेते हैं तो आपका 4y - 1 = 0 हो गया, तो y = 1/4 हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से हमने y के मान निकाल दिए। अगर y के मान निकाल के तो x के मान हम इस 2 से, इसलिए x बराबर देखो यहाँ पर लिखा मैंने y = 1 इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या हो गया 4y - 2। तो ये हो जाएगा आपका x = 4 × 1 रखा मैंने -2, 4 × 4 तो 2 हो जाएगा आपका। और यदि y बराबर आप 1/4 रखते हैं तो x बराबर हो गया 4 × इसी में रखना है 4 × 1/4 -2, तो 4 4 के 1 - 2 यानी -1। तो आपके इनके 2 प्रतिच्छेद बिंदु आए। पहला प्रतिच्छेद बिंदु क्या है देख लीजिए। पहला प्रतिच्छेद बिंदु आया y = 1 x = 2, तो 2 1, क्योंकि पहले x लिखा जाएगा तो पहला प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 2 1, और दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा -1 और 1/4। 2 1 और -1/4। तो इनको देख लीजिए, हमने यहाँ पर जो है इनको क्या बना, ये देखिए ये 2 1 पहले चतुर्थांश में ये x 2 हो गया और ये 1, तो यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया 2 1। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो बिंदु है कितना -1 और 1/4। तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड जो है -1 अक्ष पर, और इसको यहाँ पर एक बिंदु लिया मैंने 1/4। 1/4 बहुत कम होगा, और इन दोनों को मिलाती हुई तब मैंने रेखा खींची। तो इस प्रकार से आप क्या खींच देंगे, ये रेखा खींच देंगे। ये 2 1 हो गया, और ये -1 और 1/4 हो गया। और जब ये 2 1 है तो यहाँ पर देखिए ये C और ये B है, इनसे हमने लंब खींच डाल दिए। एक CD लंब डाला और एक BA लंब डाल दिया। ये लंब खींचा तो देख लीजिए, जब ये 2 1 है तो इसके A के निर्देशांक होंगे 2 0, क्योंकि y अक्ष पे, यहाँ पर ये x अक्ष पे है तो y का मान 0 हो जाएगा, तो ये 2 0 हो गया। इसी प्रकार से देखो ये -1 और 1/4 है, तो ये देखो अगर D के निर्देशांक की बात करेंगे तो वो -1 और y का मान हो जाएगा 0। तो अब आपने कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देख लीजिए। इस परवलय और इस रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, जिसको मैंने छायांकित कर रखा लाइन के द्वारा, ये छायांकित कर रखा है ये वाला, इसको आपने जो है क्या करना है, ज्ञात करना है आपको जो है। यानी ये कौन सा क्षेत्रफल है, देख लीजिए। यहाँ से अगर O से चलना प्रारंभ करते हैं तो OBCO ये ज्ञात करना हम। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर ये आपका ये वृत्त है, इसके द्वारा देखो दोनों से x अक्ष पर लंब डाले गए हैं, दोनों से x अक्ष पर लंब डाले गए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक क्षेत्रफल है जो रेखा CB के द्वारा घिरा हुआ है। अब देखिए CB के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन होता है, जो C और B से हमने लंब डाल रखे हैं। ये है आपका DABC, और फिर से D पे आ जाओ। एक तो जो है ये वाला क्षेत्रफल किसके द्वारा घिरा हुआ है, CB के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, फिर से देख लीजिए। C से ये लंब है, B से ये लंब है, तो वो क्षेत्रफल यहाँ से शुरू कर दिया हमने, DABC और D। ये तो जो है आपका। अब देख लीजिए ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपका, इस पूरे क्षेत्रफल में DABCD में देखो ये इधर वाला ये खाली दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट में देखो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों घटाने पड़ेंगे। किसमें, देखो ये DABCD इस पूरे क्षेत्रफल में से, यानी इसमें से आपका जो है ये वाले क्षेत्रफल घटाने पड़ेंगे आपको, ये वाला क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल जो है घटाने पड़ेंगे। और याद रखिए ये दोनों जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो ये एरिया, तो जो मैंने अभी कहा ये तो रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, और ये दोनों जो क्षेत्रफल हैं ये किसके द्वारा घिरे हुए हैं, ये घिरे हुए हैं किसके द्वारा, परवलय के द्वारा।
देखो यहाँ भी परवलय के द्वारा और यहाँ भी परवलय के द्वारा, यानी दोनों के लिए परवलय का ही सूत्र आएगा। लंब एक्स अक्ष पे डाले गए हैं तो इसका जो है सूत्र होगा वाई डी एक्स से ही होगा इसमें। तो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फिर से देख लीजिए, ये जो रेखांकित क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है ये कैसे निकालेंगे, रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे होगा, रेखा के दोनों शीर्षों से लंब डाले गए हैं और एक्स अक्ष पे डाले गए हैं, तो इसके ये है आपका डी ए बी सी, ये रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। और इसमें से जब हम इन दोनों को घटा देंगे, ये दोनों जो है परवलय द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल हैं, ये वाला और ये वाला दोनों जो है, तो इसको क्या नाम देंगे हम, देख लीजिए, इसको इन दोनों को अलग अलग नाम न देकर एक साथ कहेंगे। क्यों अलग अलग इसलिए नहीं देंगे कि दोनों परवलय के द्वारा ही घिरे हुए हैं। तो यहां से देखिए डी ए बी ओ सी डी, देख लीजिए यहां से गए डी ए बी ओ सी और फिर डी पे आ गए वापस। तो ये दोनों क्षेत्रफल आ गए, यहां से चलना प्रारंभ किया हमने सीधे, फिर यहां गए, फिर वापस आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ नीचे आ गए। तो ये दोनों क्षेत्रफल आपने घटाने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या नाम दिया मैंने इस क्षेत्रफल जिसको ज्ञात करना है, अभीष्ट क्षेत्रफल ये है ओ बी सी ओ, यानी ये जो रेखांकित है आपका छायांकित कर रखा है, तो ओ बी सी ओ बराबर एरिया। देखो मैंने कहा था पहले ये पूरा एरिया, ये जो रेखा द्वारा घिरा हुआ है डी ए बी सी डी, डी ए बी सी डी माइनस एरिया, ये देखो ये दो लेफ्ट और ये राइट और लेफ्ट में दोनों खाली है, ये घटाएंगे, इसका नाम क्या कहा मैंने, डी ए बी ओ सी डी, डी ए बी ओ सी डी। ये दोनों एक साथ क्यों कहे मैंने, क्योंकि ये जो है दोनों यहाँ भी परवलयी है और यहाँ भी परवलय है, तो परवलय के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो बराबर देख लीजिए, एक चीज देख लीजिए, चाहे रेखा के लिए हो चाहे परवलय के लिए, लिमिट वही है। देखिए यहाँ से देखो ये भी रेखा के कोने से है, तो -1 देखिए x का मान -1 और यहाँ x का मान 2 है। देखिए तो रेखा के दोनों, क्योंकि परवलय के दोनों सिरे भी यही हैं और रेखा के भी दोनों सिरे यही हैं, तो लिमिट दोनों के लिए वही होगी, -1 to 2 हो जाएगी। सिर्फ इनके जो y dx है y के मान अलग अलग होंगे। तो बराबर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बराबर इंटीग्रेशन -1 to 2, इसको देखो इसके लिए लिखा y dx, ये y किसके लिए है, डी ए बी सी डी, यानी डी ए बी सी डी, यानी रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, यहाँ पर रेखा लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2। देख ले परवलय के लिए भी यही है, परवलय यहाँ से शुरू है तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो ये भी -1 to 2 है। और y dx वक्र के लिए पिछले प्रश्न की भांति हो गया। तो कहने का मतलब इसमें आपने y का मान जो है रेखा के सूत्र से रखना है, समीकरण से रखना है, और इसमें जो है आपने y का मान वक्र के यानी परवलय के समीकरण से आपने रखना है। तो बराबर हो गया -1/2। ये देखो ये रेखा में y का मान कितना है, यहाँ देखिए ये रेखा का समीकरण हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ये -2 यहाँ चले जाएगा +2, x + 2/4 लिखा है, x + 2/4 dx हो गया। अब माइनस इसमें परवलय में देख लीजिए y का मान जो है, ये परवलय है तो y बराबर हो जाएगा x²/4 हो जाएगा, x²/4। तो बराबर देख, अब यहाँ पर मैंने एक काम किया, देखिए जब दोनों की लिमिट सेम है -1 to 2 -1 to 2, और तो हमने बटे में भी दोनों के 4 हैं तो 1/4 बाहर रख दिया और दोनों की एक ही लिमिट रख दी मैंने, -1 to 2, और ये हो जाएगा आपका x + 2 और -x² हो जाएगा। ये बटे का जो 4 दोनों का है वो मैंने बाहर रख दिया और लिमिट 1 है, एक साथ इकट्ठा कर दिया मैंने इनको। जब दोनों की लिमिट 1 है, अगर दोनों की लिमिट अलग अलग होती तो मैं इनको एक साथ नहीं करता, तो ये मैंने एक साथ कर दिया है। बराबर हो गया 1/4, इंटीग्रेशन निकाल रखा x का x² 2 + 2 का 2x हो गया आपका,
और माइनस एक्स का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया x³/3 हो जाएगा इसका, और -1 to 2 दो बार करने के बजाय एक ही बार कर दिया हमने, तो बराबर 1/4। यहाँ पर देखो पहले अपर लिमिट 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो देख लीजिए इसमें हो गया 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 का स्क्वायर बटे 2 धन 2 गुणा 2 और ऋण ये 2 का त्रिघात बटे 3 हो गया, 2 का। तो ये हमने अपर लिमिट रखी, बीच में माइनस और तब लोअर लिमिट यानी -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर/2 प्लस 2 इंटू -1 -1 का त्रिघात बटे 3, क्योंकि यहाँ पर छोटे कोष्ठ पहले यूज हो गए थे, इनको हमने मंझले कोष्ठ में रख दिया, बराबर। अब आपका ये कैलकुलेशन है 1/4, ये आपका 2 धन 4 हो गया आपका, और ऋण 8/3 हो गया, और ऋण इनको क्या लिखा है देखो, इसका वर्ग धन हो गया 1/2 और ये ऋण 2 हो गया, धन 1/3 हो गया, तो बराबर हो गया ये 1/4, ये हो गया, इनको 2 और 4 6, 6 में 8/3 तो 6 18 माने 10/3 हो गया, और ये हो गया देखिए ये आपका, इसको हल करके जो है, इसको हल करके आया ऋण 7/6, तो ऋण 7/6 और बाहर से भी ऋण है तो धन 7/6 हो गया आपका, तो बराबर हो गया 1/4 गुणा, यहाँ पर जो है इसको इन दोनों को जोड़ करके ये 10/3 माने 20/6 27/6 हो गया, तो 27/6 3 से कटा, 3 दूना 6 और 3 नमा 27, तो 9 यहाँ पर आपका ये 2 चौको 8, तो 9/8 क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विभिन्न आकृतियों के जो है इनको ध्यान देना है कि यहाँ पर इस पूरे के क्षेत्रफल में से, याद रखिए इस पूरे क्षेत्रफल में से ये 2 क्षेत्रफल हमने घटा दिए, ये 2 क्षेत्रफल एक साथ इसलिए लिखिए कि ये भी परवलय का है, ये भी परवलय, देखिए ये परवलय के नीचे आ रहा है, ये भी परवलय है उसके नीचे आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ओके।